वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। पिछला वीडियो में मैं डिस्कस किया था इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एसडीएससी सतीश धवन स्पेस सेंटर 2018 साल में जो फीटर का क्वेश्चन पेपर आया था, टेक्नीशियन बी फीटर का 50 क्वेश्चन था टोटल। तो उसमें जो जो थ्योरी था मैं डिस्कस कर दिया हूं और थोड़ा 20 तक में जो मैथ था, साइंस था वो भी मैं कंप्लीट करा दिया हूं। लेकिन और बाकी 20 का बाद 50 में जो 20 से 50 तक जो मैथ और साइंस है वो आज मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आज ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसका जो सोल्यूशन होता है वो कोई नहीं आप लोगों को बताता और इसका जो प्रॉपर आंसर की होता है वो भी आप लोगों का मालूम नहीं है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा पेपर। तो चैनल में जरा जो नया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरा देखते रहना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना क्योंकि मैं पूरा सॉल्व करूंगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कि समझ में नहीं आया, मैं आप लोगों को पर्सनली जाके समझा दूंगा। एनी व्हाट्सएप की फेसबुक का थ्रू हम समझा देंगे। तो आज का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिमाप निकालने के लिए बोला जिस सर्कल का रेडियस होता है 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल सोच लो, ऐसे एक सर्कल है तो सेमी सर्कल बोला मतलब अर्धवृत्त। तो क्या होगा, इसका डिवाइड हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका हाफ बोला है। इसका रेडियस बोला है 21 सेंटीमीटर। इधर से जो इधर होता है ये रेडियस, ये होता है रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है, जो सर्कल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कल का होता है 2 पाई आर, लेकिन इधर बोले सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल इसीलिए हम लोग इससे 2 से डिवाइड करेंगे, आधा है इसीलिए आधा करने के लिए हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा पाई आर, ठीक है। तो ये था सर्कल का जब बोलता है तो ये तो पूरा पेरीमीटर। सर्कल का जब बोलता है तो पेरीमीटर मतलब इधर से इधर टोटल कितना इसका माप है। लेकिन जब आधा सर्कल बोल देता है तो क्या होता है, ये इधर से इधर तक भी लेना पड़ता है और इधर से जो इधर तक रास्ता होता है ये भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसको लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग ले लिया पाई आर हो गया क्योंकि 2 पाई आर से 2 से डिवाइड कर दिया, पाई आर हो गया। तो ये भी लेना है ना, तो ये होता है इधर से इधर होता है आर। तो इधर से इधर हम लोग बोल सकते हैं 2 आर भी बोल सकते हैं, नहीं तो और डी भी बोल सकते हैं, डायमीटर भी बोल सकते हैं। 2 आर मतलब होता है 2 इंटू 21 सेंटीमीटर और डायमीटर अगर बोलेंगे सेम 42 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो डायमीटर 42 सेंटीमीटर होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है परिमाप का, जो पेरीमीटर का, वो होता है पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है पाई आर, इधर से पाई आर निकल के आया और इधर से इधर प्लस 2 आर। कभी कभी ये भी फॉर्मूला ऑप्शन में दे देते पाई आर प्लस डी, तो दोनों सेम है, ठीक है। तो पाई आर का वैल्यू क्या होगा, पाई आर का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे, पहला वाला सॉल्व कर लेते। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 21, रेडियस 21 प्लस 2 इंटू आर, आर मतलब 21, 66 प्लस 42 टोटल हो जाएगा 108 सेंटीमीटर। परिमाप निकालने के लिए बोला तो 108 हो जाएगा। अगर आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर प्लस डी तो सेम हो जाएगा। पाई आर मतलब 22/7 इंटू 21, डी मतलब 42, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। नेक्स्ट, पिछला दिन में बीआरई का क्वेश्चन बताया था कि इसका इनर डाया कितना होता है। तो एक स्टूडेंट मेरे को पूछा था कि इनर डाया निकालने का कोई फॉर्मूला होता है, इनर डाया आउटर डाया विद निकालने का कोई फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो मैं पहले बता दूंगा, इनर डाया निकालने का फॉर्मूला है और आउटर डाया विद निकालने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है।
आज तक तो अभी तो इन्वेंट नहीं हुआ अभी तक, लेकिन इनर डाया निकालने का फॉर्मूला है। तो वो एक फॉर्मूला होता है, वो भी कुछ क्राइटेरिया रहता है। तो पहले बताऊंगा क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। तो 6205 बियरिंग का नंबर ये भी हो सकता है, 7200, 6200 भी हो सकता, कोई भी नंबर हो सकता। तो लास्ट दो जो नंबर है वो दोनों में अगर जीरो रहेगा, डबल जीरो रहेगा, तो जीरो रहेगा तो हम लोग उसको, उसका इनर डाया होता है, हर टाइम होता है 10 सेंटीमीटर। इधर भी जीरो है इसीलिए हम लोग लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। अगर बियरिंग का नंबर 7201 होगा, 6201 होगा, ऐसे इधर भी हो सकता 5201, लास्ट में जब 1 रहता है तब हम लोग को लेना पड़ता है 12 सेंटीमीटर। इनर डाया के लिए मैं बोल रहा हूं, इधर भी 1 है, इधर भी हम लोग लेंगे 12 सेंटीमीटर, इधर भी 1 है इसीलिए हम लोग लेंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर देखेंगे 6202, 7202, 8202, जब लास्ट में 2 रहेगा तो हम लोग लेंगे तब इनर डाया होगा 15 सेंटीमीटर। एक कांस्टेंट है, हर जगह में ए यूज होता है। जीरो से बताता हूं, ए भी होता है 15 सेंटीमीटर, ए भी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 के लिए हो गया। अगर 6203, 620703, 8203, अगर लास्ट में 3 रहेगा तो इसका जो इनर डाया होता है वो 7 सेंटीमीटर होता है, 7 सेंटीमीटर होता है। सिर्फ 0 से 3 तक ये जो 4 वैल्यू होता है वो होता है 0 का 10, 1 का 12, 2 का 15, 3 का 17। ठीक है। इसका बाद जो संख्या रहता है, देखिए आप लोग, अगर बियरिंग का संख्या होता है 6207, 6209, 7211, इसका बाद जो बियरिंग का नंबर रहता है 0 से 3 तक, सिर्फ वो क्राइटेरिया रहता है। 3 का बाद जो संख्या था 4, 5, 6, 7 से पूरा 99 तक जो संख्या आएगा उसका इनर डाया निकालने के लिए हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 आ जाएगा इनर डाया। इधर भी अगर 9 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा इनर डाया। अगर 11 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 55 मिलीमीटर इनर डाया। ये एक ही फॉर्मूला है। अगर इधर देता है कि 5 to 23, तो इसको भी लास्ट में 2 डिजिट है तो इसका साथ 5 गुना करना है। ठीक है। तो इनर डाया निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है। तो पिछला क्वेश्चन में था 6205, इसका इनर डाया निकालने के लिए बोला था, तो ये 3 से बड़ा है तो इसका जो इनर डाया बताया था 25 होता है, क्योंकि 2 जो डिजिट है उसका अगर साथ 5 गुना करेंगे तो 25 हो जाता। तो आप लोग देख सकते हैं, ऐसे हम लोग निकाल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का बोला, ए मैचिंग टेबल इज लिफ्टेड बाय मींस अ डबल स्टार स्क्रू थ्रेड व्हिच हैड अ पिच ऑफ 5 mm। एक मैचिंग टेबल है, सोच लो एक मैचिंग टेबल है ऐसा, इसको ऊपर उठाना है तो उधर डबल स्टार थ्रेड है, पिच कितना है 5 mm। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस आर नीडेड टू लिफ्ट द मैचिंग टेबल टू ए हाइट ऑफ 200 mm। 200 mm उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, इधर उठाने के लिए, सोचो 200 mm है, उठाने के लिए कितना रेवोल्यूशंस लगेगा। तो हम लोग जानते हैं लीड इक्वल टू, हम लोग बोल सकता है एक रेवोल्यूशन में स्क्रू थ्रेड जितना अंदर जाता है उसको बोलता है रेवोल्यूशन। तो लीड इक्वल टू हम लोग लिख सकता है, तो रिवोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं ना, लीड को भी निकाल सकते हैं। पहले हम लोग लीड को निकाल लेंगे, क्या होगा, लीड का फॉर्मूला होता है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्स। कितना स्टार्स है, सिंगल स्टार्ट होता तो होता पिच, अगर पिच होगा, पिच ऐसे रहेगा तो सिंगल स्टार्ट के लिए 1 होगा तो पिच,
तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड के लिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लीड इक्वल टू पिच होता है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। अगर डबल स्टार्ट थ्रेड के लिए बोलेगा तो पिच इंटू 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टार्ट इंटू 2 हो जाएगा। तो इधर डबल स्टार्ट थ्रेड के लिए बोला है तो पिच हम लोग देख सकते हैं 5 mm है और नंबर ऑफ स्टार्ट से डबल स्टार्ट से तो 10 mm हो जाएगा। तो लीड मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन। तो 1 रिवोल्यूशन में कितना जाता है, 10 mm ऊपर उठ सकता है। एक रिवोल्यूशन अगर ऐसे करके घूमेगा तो 10 mm तक ऊपर उठेगा। तो और कितना रिवोल्यूशन चाहिए 200 mm उठने के लिए, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 mm रिवोल्यूशन में 10 mm ऊपर उठता है 1 रेवोल्यूशन में, ठीक है। तो 1 mm ऊपर उठने के लिए लगता है 1/10 रेवोल्यूशन। 200 mm ऊपर उठने के लिए लगता है 1 × 210 20 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा, आधा मिनट में निकल जाएगा। कैसे, इधर बोला है कितना रेवोल्यूशन लगेगा, रेवोल्यूशन मतलब हम लोग लिख सकते हैं लीड इक्वल टू पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स। पिच इधर क्या है 5, तो 5 × 2 मतलब 1, लीड इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो कितना रेवोल्यूशन चाहिए 200/10, तो 20 mm 20 रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए और वीडियो एक थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि पूरा डिटेल्स में आप लोगों को समझाया, आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का बोला है 1 बेल रिंग्स फॉर एवरी 6 मिनट। एक क्लॉक है जो एवरी हर 6 मिनट का बाद घंटी बजता है, तो इस 6 मिनट का बाद घंटी बजता है। अनदर बेल है और एक घंटी है, उसमें 6 मिनट बाद घंटी बज 8 मिनट बाद घंटी बजती है, एवरी 8 मिनट, हर 8 मिनट में। और एक क्लॉक है उसमें थर्ड बेल रिंग्स एवरी 9 मिनट्स, ये 9 मिनट्स बाद घंटी बजता है, ठीक है। तो बोला ऐसा कौन सा टाइम आएगा जिसमें तीनों क्लॉक का घंटी एक ही साथ बजेगा। तो ऐसा कोई भी अगर मैथ देता है, अगर तीनों क्लॉक नहीं 4, 5, 6, 7 जितना भी क्लॉक है उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम अगर 6, 8, 9, 3 4 12, 12 3 36, 36 2 72। तो 72 मिनट्स बाद तीनों बेल का घंटे का, तीनों जो वॉच का है घंटी एक ही साथ बजेगा। अगर 2 क्लॉक देता, 2 घंटी देता तब भी यही फॉर्मूला होता, अगर 3 देता तब भी यही फॉर्मूला होता। तो यही फॉर्मूला है भाई, यही प्रोसेस है, हम लोग इसको एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर का बोला है द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल is 10 centimeter and the radius of inscribed circle is 1 centimeter. The perimeter of the triangle in centimeter is। एक राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग जानते हैं ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये होता है कर्ण, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो इसका जो बोला है टोटल लेंथ बोला है 10 सेंटीमीटर, इधर से इधर तक 10 सेंटीमीटर। इसका अंदर एक सर्किल है, उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो अगर इसका अंदर अगर सर्किल बनाएंगे, ऐसे एक सर्किल बनेगा, ठीक है। तो बोला है रेडियस बोला है 1 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इधर से अगर इधर तक देखेंगे ये भी रेडियस है, ये भी होता है 1 सेंटीमीटर। ये जब आएगा तो ये आएगा एक टोटल एक स्क्वायर आएगा, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये बोला टोटल इधर से ABC हम लोग लिख देते हैं।
तो टोटल बोला है इधर से इधर तक AC, ठीक है। तो इधर से इधर तक का जो वैल्यू है 10 है, 10 mm इसका डायमेंशन है। तो हम लोग अगर इसका एक पॉइंट करेंगे, ये भी एक सोचो रेडियस है, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो इधर तक हम लोग लिख सकते हैं इधर से इधर लेंथ x, ठीक है, हम लोग x मान लेते हैं। उसका बाद हम लोग जानते हैं कि इसका टोटल वैल्यू है 10 mm, तो अगर इधर से इधर तक अगर x हो जाएगा तो बाकी का क्या लेंथ होगा, तो 10 हम लोग जानते हैं असली वैल्यू है, उधर से x माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल का अनुसार इसका जो लेंथ होता है इसका लेंथ समान होता है, इसका जो लेंथ होता है इसका लेंथ समान होता है, इसका जो लेंथ होता है इसका लेंथ समान होता है। तो इसका लेंथ होता है 10 माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा 10 माइनस एक्स, और इसका लेंथ इधर से इधर तक लेंथ x है, इसीलिए इसका भी x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बोला है कि परिमाप निकालने के लिए बोला, पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, एक्चुअल फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है AB प्लस BC प्लस AC। तो AB का हम लोग देख सकते हैं इधर से इधर तक x है, x प्लस 1, इधर तक x है और इधर 1, x प्लस 1। BC है 1 प्लस 10 माइनस एक्स। अगर हम लोग देखेंगे AC का होता है इधर से इधर तक x और इस इधर से इधर तक होता है 10 माइनस एक्स। टोटल हो गया इसका पेरीमीटर, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे, इसके ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा पेरीमीटर का वैल्यू। तो हम लोग ब्रैकेट को हटा सकते हैं इसे नॉर्मली नेक्स्ट लाइन में, तो एक से x कटेगा, एक से x कटेगा, तो टोटल 1 प्लस 1 2 प्लस 10 12 प्लस 10 22, तो पेरीमीटर निकल के आ जाएगा 22। तो बहुत इजी है ये। जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो इसके अंदर अगर इंस्क्राइब सर्कल हो जाता तो इधर का वैल्यू जो होता है इधर का वैल्यू का समान होता है, इधर का वैल्यू जो होता है इधर का वैल्यू का साथ समान होता है, और इधर का जो वैल्यू होता है इधर का साथ समान होता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर समझ में नहीं है तो वीडियो को प्लीज बैक करके देखना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। इफ ए ट्रेन टेक्स 1 second to cross a telegraph post and 3 seconds to cross a platform 300 meter long, then the length of the train in meter is। जब कोई भी एक ट्रेन होता है, वो जब कोई टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करते हैं तो सिर्फ उसका खुद का लेंथ को क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो खुद का लेंथ क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है। और इधर क्या बोला है, 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस कर देते हैं कितना सेकेंड में, 3 सेकेंड में। तो टेलीग्राफ पोस्ट में क्या होता है, इसका खुद का लंबाई सिर्फ क्रॉस करते हैं तो उसमें 1 सेकेंड लगता है। तो 3 सेकेंड में अगर 3 सेकेंड में 300 मीटर अगर जाएगा तो 1 सेकेंड में जाएगा 100 मीटर। तो ट्रेन का लेंथ होता है 100 मीटर, तो 100 मीटर सिर्फ 1 सेकेंड में जाता है, तो सिर्फ उसका खुद का लेंथ जाता है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी 100 मीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का बोला है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं कि ये होता है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी KE हाफ mv²। बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, बहुत ही इजी फॉर्मूला। ये अगर फॉर्मूला आप लोग पुट कर देंगे तो इसका पूरा वैल्यू आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा। तो हाफ m मतलब इधर होता है मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ बॉडी। v मतलब होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाफ मास क्या है, इसमें मास होता है 10 kg।
और इसका जो वेलोसिटी होता है 10 मीटर पर सेकेंड, तो v स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर, तो v मतलब 10 का स्क्वायर, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10 स्क्वायर मीन्स 100, तो 500, ठीक है, तो 500 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो जूल होता है, वो भी आप लोग याद रखना। ठीक है, वर्क डन के भी यूनिट होता है जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का एक थ्योरी का क्वेश्चन था, मैं पिछला दिन भूल गया था डिस्कस करने, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइजॉड एंड चार्पी टेस्ट, चार्पी मशीन्स आर रिलेटेड टू व्हिच टेस्ट? आइजॉड एंड चार्पी मशीन्स यूज करते हैं हम लोग इम्पैक्ट टेस्ट करने के लिए। इम्पैक्ट को कौन सहन कर सकता है, वो होता है टफनेस। तो कोई भी अगर एक मेटल है, मटेरियल है, उसको हम लोग फ्रैक्चर करेंगे, फ्रैक्चर करने का टाइम कितना वो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकता है, उसको हम लोग टेस्ट करने के लिए करता हूं आइजॉड एंड चार्पी टेस्ट। कोई भी फ्रैक्चर करो, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी तक उसको, जब फ्रैक्चर करने का टाइम कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको एब्सॉर्ब कर सकता है, ले सकता है, वो टेस्ट करने के लिए हम लोग आइजॉड एंड चार्पी मशीन यूज करते हैं। तो इम्पैक्ट शॉक इम्पैक्ट जो ले सकता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलता है टफनेस प्रॉपर्टी, वो भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द डायमीटर ऑफ जॉब डी इन मिलीमीटर एंड द कटिंग स्पीड v मीटर पर मिनट एंड द रिवॉल्यूशन पर मिनट rpm n आर गिवन बाय। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या बताता है, हम लोग सब लोग जानते हैं कि कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन बाय 1000। ठीक है, तो जब हम लोग 1000 लिखते हैं, क्यों 1000 लिखते हैं पता है? जॉब का डायमीटर जब मिलीमीटर में है तब हम लोग 1000 में लिखता है, जब जॉब का डायमीटर सेंटीमीटर में हो जाएगा तब हम लोग लिखेंगे 100, जब इसका डायमीटर हो जाएगा डेसीमीटर में, डेसीमीटर में जब होगा तब हो जाएगा 10, तो इधर है मिलीमीटर में है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे 1000, क्योंकि मिलीमीटर को हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला, कटिंग स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर मिनट, क्योंकि डायमीटर मिलीमीटर में है तो उसको हम लोग जब 1000 से डिवाइड कर देंगे वो बन जाएगा मीटर, और मिनट रेवोल्यूशन पर मिनट, मिनट रेवोल्यूशन तो इधर है, पर मिनट नीचे आ जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाता है मीटर पर मिनट। ठीक है, तो इधर जो क्वेश्चन में बोला है, वेट, चूज द करेक्ट फॉर्मूला, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग जस्ट इधर से उधर लाना है और कुछ नहीं। तो आंसर दिया है डी को सिर्फ इधर रखा है, तो अगर डी को हम लोग ऐसे रखेंगे तो डी अगर ऊपर रहेगा तो क्या होता है, इसको हम लोग घुमा के लिखते हैं थोड़ा सा, CS कटिंग स्पीड इंटू 1000 इज इक्वल टू पाई डी एन। ठीक है, तो डी को सिर्फ इधर रखना है, तो डी कटिंग स्पीड इंटू 1000 बाई पाई एन इज इक्वल टू डी। आंसर आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं, तो कटिंग स्पीड को अगर इधर भी लिखने के लिए बोला तो आप लोग सिर्फ भी पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर आप लोगों को आ जाएगा। तो बहुत सा स्टूडेंट का ये डाउट है कि मैं जो होता है क्या बोलते हैं, कटिंग स्पीड का यूनिट क्या होता है? कटिंग स्पीड का यूनिट मीटर पर मिनट होता है हर जगह में। ठीक है, कभी कभी पूछता है फीट का, ड्रिल का फीट का यूनिट क्या होता है? वो होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन एमएम पर रेवोल्यूशन। फीट का यूनिट होता है एमएम पर रेवोल्यूशन।
तो मिलिंग का जो होता है, मिलिंग का फीट का फॉर्मूला जो यूनिट होता है थोड़ा चेंज हो जाता है। मिलिंग का फीट का यूनिट होता है mm पर मिनट, इधर हम लोग इंचेस पर मिनट भी लिख सकते हैं। तो आप लोग याद रखना, ठीक है। काटिंग स्पीड का सेम फॉर्मूला है, सिर्फ मिलिंग मशीन के लिए फीट का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो आप लोग कॉपी में नोट्स डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक क्लास में जितना ज्यादा हो सके आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हम लोग को उतना टाइम नहीं मिलता कि डेली डेली एक दो तीन करके क्लास दे देंगे। तो जितना हो सके जब भी वीडियो बनाता हूँ उतना ही पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूँ कि जितना हो सके आप लोगों को काम में आए। तो आप लोग कॉपी में नोट्स डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट मेरे को बताया कि ये वाला क्वेश्चन अब बताया नहीं, हम उसको बोला कि नेक्स्ट क्लास में जब होगा, क्योंकि एसडीएससी के पेपर है, मैं तब सब करा दूंगा। तो आज आया वो वाला क्वेश्चन 37 का। तो आज का क्वेश्चन 37 है, एन एयरक्राफ्ट हैज ए टेक ऑफ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, व्हाट लेंथ ऑफ रनवे इज नीडेड इफ द एयरक्राफ्ट एवरेज एक्सीलरेशन अलोंग द ग्राउंड इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। जब भी तुम साइंस का मैथ कैलकुलेशन करोगे सबसे पहले देखना है कौन कौन सा पॉइंट दिया है, कौन कौन सा पॉइंट गिवन है, वो अगर हम लोग लिख लेंगे तो देख के हम लोग कोई भी फॉर्मूला लगा दें कि हाँ ये दिया है, किसको निकालना है, एस को, अगर इधर डिस्टेंस को निकालना है तो डी को निकालना है, एस को निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहले आप लोग देखिए, इसका क्वेश्चन का मतलब है कोई भी एक विमान है, सोच लो एक विमान है, एक ये तो रेस्ट मतलब स्थिर अवस्था से स्टार्ट होगा ना। तो विमान इधर से स्टार्ट हुआ, तो जब इधर तक आया इसका जो वेलोसिटी है वो हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी होगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो बोला है कितना डिस्टेंस, एस जो होता है डिस्टेंस होता है, कवर किया, उसका बाद वो ऊपर वो आसमान में चला गया। तो कितना डिस्टेंस था, कौन ग्राउंड में ट्रेवल किया। तो अगर हम लोग देखेंगे यू जब वो रेस्ट पोजीशन मतलब स्थिर अवस्था से स्टार्ट होता है, इसलिए यू मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, यू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या होता है, विमान इधर से स्थिर अवस्था से स्टार्ट हुआ, दौड़ने स्टार्ट किया, दौड़ने के बाद इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी होगा 50 मीटर पर सेकेंड, उसका बाद ऊपर उठ जाएगा, टेक ऑफ होगा, इसको बोलते हैं टेक ऑफ। तो इधर से इधर तक कितना दूरी तक प्लेन कवर किया वो हम लोग को निकालना है। तो हम लोग डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, आप लोग डी से भी डिनोट कर सकते हैं, कुछ भी एक से भी डिनोट कर सकते हो, वो आपका मर्जी है। ठीक है, तो हम लोग को पहले देखना है क्या क्या पॉइंट्स दिया है। तो यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, स्थिर अवस्था से स्टार्ट होता, इसीलिए इसका जो मान होता है वो होता है 0, क्योंकि 0 था, विराम अवस्था में था, स्थिर था। भी फाइनल वेलोसिटी हम लोग जब देखेंगे इधर तक वो होता है 50 मीटर पर सेकेंड। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट भी दिया है, एक्सीलरेशन बोल दिया है कि 2.5 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड, और कुछ दिया नहीं है। तो हम लोग को निकालना क्या है, डी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, दूरी को एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, दूरी को निकालना है, इंट्रोगेटिव मार्क्स दे दिया। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे, इसको इरेज कर रहा हूं, फॉर्मूला होता है, हम पिछला क्लास में भी शायद बता दिया था कि तीनों फॉर्मूला होता है साइंस का। साइंस का मतलब ये जो चैप्टर होता है वेलोसिटी,
स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इस चैप्टर का 3 फॉर्मूला होता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो तीनों फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ये एग्जाम में दिया नहीं रहेगा, ये आप लोग को पूरा याद रखना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एस को निकालना है, पहले हम लोग को देखना पड़ेगा एस कौन सा फॉर्मूला में है, ए फॉर्मूला में है, ए भी है, तो इसमें नहीं, ये काट दो, इसमें है। अगर इसका बारे में देखेंगे तो टी नहीं है, टाइम दिया नहीं है, तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि एक का वैल्यू अननोन रहना चाहिए, एक को वैल्यू हम लोग को निकालना है, टी को वैल्यू और इसका वैल्यू एक साथ कैसे निकालेंगे, तो इसको भी काट दो, ए वाला फॉर्मूला यूज करो। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v का मान है 50, 50 इंटू 50, u का मान है 0, 2, एक्सीलरेशन का मान है 2.5, s का मान, डिस्टेंस का मान निकालना है। नेक्स्ट ऐसे रख दीजिए 25, ऐसे कर दीजिए 2500 गुना करने के बाद, और ये दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू s, डिस्टेंस लिख दीजिए। तो 5 से जब इसको काटेंगे तो क्या होगा 500, तो 500 मीटर। मतलब क्या है, ये जो प्लेन था इसका वेलोसिटी 0 था, ये जब फाइनल वेलोसिटी 50 में पहुंचा, इतना 50 मीटर वो रोड पे ट्रैवल करने के बाद प्लेन ऊपर टेक ऑफ किया। समझ में आया कि नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन, अगर ये समझ में नहीं आया तो बहुत दिक्कत है, अगर नहीं आया तो फिर भी मेरे को कमेंट में बताना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का, ए एंड बी प्रोसेसेस बुक्स इन द रेशियो ऑफ 3:4। ए और बी का बुक, ए और बी का पास जो बुक का रेशियो होता है 3:4, and B and C possesses them in the ratio 2:3। B और C का पास जो बुक का रेशियो होता है 2:3। If C gives 20 books to A, A को अगर C उसका पास जो बुक है उधर से 20 बुक्स अगर A को दे देंगे तो ए बी सी का रेशियो हो जाएगा 4:5। फाइंड हाउ मेनी बुक्स ओरिजिनली हैड। उन लोगों के पास कितना ओरिजिनली बुक है हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो पहले ये तो सी जब ए को बुक दे दिया उसका बाद रेशियो है, सी गेव 20 बुक्स टू ए, देन रेशियो ए बी सी 4:5। ठीक है, तो आप भी इन तीनों को रेशियो में लाना है। रेशियो में लाने के लिए बहुत इजी है, और ऐसा भी क्वेश्चन दे देते ए इज टू बी अगर 3:4 होता है तो बी इज टू सी अगर 2:3 होता है तो ए बी सी निकाल वैल्यू क्या होगा। तो इधर देख सकते ए इज टू बी 3:4, बी का क्या है 4, तो इधर हम लोग अगर बी को समान करने चाहेंगे, इधर 2:3 है तो 2 से इसको गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4:6, तो क्या आ जाएगा ए का वैल्यू आ जाएगा 3, बी का इधर भी 4 है इधर भी 4 तो कॉमन, और सी का आ जाएगा 6, तो ए बी सी हो जाएगा 3:4:6। ठीक है, ये ओरिजिनल रेशियो है, उन लोगों के पास इतना बुक है। नेक्स्ट तो ओरिजिनली 3:4:6 ए बी एंड सी, एंड जब सी ए को बुक दे दिया उसका बाद हुआ ए बी सी का हुआ 4:4:5। तो अगर हम लोग देखेंगे ये जो रेशियो है
रेशियो मतलब इसके छोटा, सबसे छोटा वैल्यू हो सकता, तो इसका साथ कुछ ना कुछ तो ऐड रहता है ना। अगर ये भी हो सकता 3:30:40:60, मतलब ये रेशियो हो जाएगा 3:4:6। तो इसका साथ क्या गुना किया, 10 गुना किया, इसका साथ 10 गुना किया, मतलब रेशियो का साथ एक एक वैल्यू का साथ कुछ ना कुछ संख्या गुना होता है। तो वो संख्या हम लोग ले लेंगे x, इधर भी x, इधर भी x, तो हो जाएगा 3x 4x 6x, इसको भी हम लोग ले लेंगे 4x 5x। तो क्या बोला, C 20 बुक A को दे दिया, तो C जब दे दिया उसका रेशियो में कितना चेंज हो गया, अगर हम लोग देखेंगे शॉर्टकट ट्रिक से, ये आप लोगों को सबसे अच्छा लगेगा। C का पास अगर सोच लो कुछ बुक था, अगर 100 बुक्स था, वो अगर कुछ दे दिया इसको, तो इसका वैल्यू क्या होगा, रेशियो में क्या चेंज हो गया, रेशियो में चेंज हो गया, टोटल 20 बुक दिया ना, तो रेशियो में चेंज है 6x - 5x = 20। पहले 6x रेशियो था इसका 6x, उसके बाद 20 बुक्स देने के बाद इसका रेशियो हो गया 5x। ठीक है, मतलब रेशियो में कितना घटा, 6x - 5x, तो क्या घट गया x, तो x मतलब 20 हम लोगों को वैल्यू निकाल के आ गया। तो अगर बोला है ओरिजिनली उन लोगों के पास कितना बुक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। ओरिजिनली रेशियो था 3:4:6, इसके साथ अगर 20 गुना करेंगे, क्योंकि x है 20, ये भी x 20, तो हो जाएगा 60 80 120। समझ में आया कि नहीं, बहुत इजी है। इसका पास ओरिजिनली रेशियो ये था, इधर टोटल दे दिया कितना, 20 बुक्स दे दिया, तो रेशियो में कितना चेंज हुआ, x चेंज हुआ, 6x - x। ठीक है, इधर भी आप लोग देख सकते हैं, इसका पास ऐसे भी तो आप लोग कर सकते हैं, इसका पास था कितना 3x था, ठीक है ना, तो इसका पास सोच लो कुछ बुक था, तो उसका बाद रेशियो में चेंज हुआ कितना, 20 बुक्स लेने के बाद ना, तो ऐड हुआ, तो हम लोग ये भी बड़ा है, तो कितना चेंज हुआ 4x 3x, मतलब ओरिजिनल था 4x हो गया 4x, तो कितना बुक देने के लिए x, मतलब इसका जो वैल्यू x दी 20 दिया, इसीलिए इसका रेशियो 4x हो गया, 3x से 4x हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 4x - 3x = 20, तो x = 20, तो 20 का वैल्यू अगर पुट करके देंगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो हम लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 39 नंबर का, द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द consecutive midpoint of the sides of a quadrilateral ABCD is a rhombus if and only if ABCD is, मतलब बोला है ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है, बोला है ऐसा कोई भी एक चतुर्भुज है, कोई भी एक चतुर्भुज है जिसका अंदर अगर मिड पॉइंट को अगर ऐड कर देंगे, उसका शेप आ जाएगा रंबस। रंबस मतलब होता है समचतुर्भुज। ठीक है, तो ऑप्शन में है रंबस, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम और नन। तो बोला है कौन सा एक ऐसे चतुर्भुज है जिसका मिड पॉइंट को अगर ऐड करेंगे तो उसका आकार आ जाएगा समचतुर्भुज, रंबस का आकार आ जाएगा। तो अगर रंबस का अगर ले लेंगे ऐसे करके, तो इसका अगर मिड पॉइंट के ऐड करेंगे तो इसका मिड पॉइंट रंबस नहीं आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग
रेक्टेंगल का लेंगे, ट्रेपेजियम तो कभी नहीं आएगा, रेक्टेंगल का अगर ले लेंगे ए मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ये आ जाएगा रंबस का शेप, ये आ जाएगा समचतुर्भुज का शेप। तो ये तो रंबस आएगा बोला, तो किसका अंदर है, रेक्टेंगल का अंदर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का अगर मिड पॉइंट को अगर ऐड कर देंगे तो उसका आकार आ जाएगा रंबस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री से। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो पिछला क्लास में भी मैं बोला कि ट्रिगोनोमेट्री का जो वैल्यू है साइन, कॉस, थीटा, टेन, कोसेक, सेक, इसका वैल्यू आप लोग को याद करना है। तो वैल्यू अगर इसको याद है तो इजीली कर सकते हैं। साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 द होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 द होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर 45 मीन्स टेन का वैल्यू है तो 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो जब नेक्स्ट लाइन करेंगे तो 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2 माइनस 1। इसको अगर हम लोग इधर लिखेंगे, इन दोनों का अगर एलसीएम ले लेंगे, इधर ही करेंगे तो 2 हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, माइनस 1, 2/2 माइनस 1, 1 - 1 = 0। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग अगर इधर भी देख सकते हैं कि हम लोग इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा है। आप लोग ब्रैकेट में भी नहीं लिख सकते, सीधा इसको पूरा एलसीएम कर दीजिए। 2 अगर एलसीएम आएगा तो 1 + 1 - 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 - 2/2 = 0। इसका वैल्यू आ जाएगा 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वैल्यू आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसरो का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो लिमिटेड चैप्टर से क्वेश्चंस आता है। जैसे आता है काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी चैप्टर, वर्क, पावर, एनर्जी चैप्टर से क्वेश्चन आता है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन चैप्टर से क्वेश्चंस आता है। मेंसुरेशन का मस्ट है, ट्रिगोनोमेट्री का मस्ट है, इधर से क्वेश्चन आता है। फ्रिक्शन का भी कभी-कभी क्वेश्चन पूछता है। तो ये वाला आप लोग याद करना है। ये वैल्यू आप लोग अगर याद नहीं करोगे तो कुछ एग्जाम में 1-2 मार्क्स आप लोग को छूट जाएगा। तो आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शियरिंग एरिया ऑफ ए की लेंथ L एंड ब्रेथ B एंड डेप्थ H इज इक्वल टू। तो इसका जो शियरिंग एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है, सिर्फ हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब लोगों डराने के लिए क्वेश्चन में ही देता है, वैल्यू देता है लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ दे देता है। तो तीनों वैल्यू अगर दे दे, इधर 10, इधर 20, इधर 5 और इधर 10 है, तो आप लोग सोचेंगे जब वैल्यू दे देंगे कि तीनों शायद ऐड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में ऐसे देता है कि तीनों को गुना कर देंगे तो वो भी आंसर आ जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे तो वो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है शियरिंग एरिया के, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर ये वैल्यू अगर पुट करेंगे 10 × 5 तो 50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया जब बोलेगा तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ओके, अगर कोई भी यूनिट इधर नहीं है तो जब कोई यूनिट नहीं रहता तब हो जाता है यूनिट स्क्वायर, क्योंकि हम लोग उधर यूनिट स्क्वायर लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5-10 मिनट पहले जो क्वेश्चन है बताया था, फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूला से क्वेश्चन आया है। तो आप लोग देख सकते हैं, कैलकुलेट आरपीएम टू ड्रिल ए होल ऑफ 10 mm डायमीटर विथ कटिंग स्पीड 33 मीटर पर मिनट। जब भी मैथ करना होता है, क्या क्या पॉइंट्स दिया है वो हम लोग को नोट्स करना चाहिए। आरपीएम निकालना है, आरपीएम
आरपीएम को हम लोग एन से डिनोट करता है, ठीक है। डायमीटर दिया है 10 mm, कटिंग स्पीड सीएस को कभी कभी हम लोग पिछला क्वेश्चन में भी से डिनोट करता है, लिखा था, तो 33 मीटर पर मिनट। तो अगर हम लोग देखेंगे, इसका हो गया, पाई दिया है, डी दिया है, इसका डी दिया है डायमीटर, कटिंग स्पीड दिया है, तो आरपीएम निकालना है। तो इधर जो फॉर्मूला होता है, कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000 क्यों होता है, अब बताएं। 1000 होता है जब डायमीटर मिलीमीटर में दिया होता है, डायमीटर इधर मिलीमीटर में है, अगर सेंटीमीटर में हो जाता तब हम लोग इधर 100 लगाता, क्योंकि मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है, यूनिट होता है मीटर पर मिनट, तो मीटर पर मिनट मीटर में लाने के लिए हम लोगों को 1000 से डिवाइड करना पड़ता है जब मिलीमीटर में डायमीटर दिया रहता है। तो इधर 10 मिलीमीटर है और इधर 1000 हो जाएगा। तो कटिंग स्पीड का फॉर्म जानते हैं हम लोग, 33 पुट करेंगे, पाई का वैल्यू अभी नहीं लिखेंगे, डायमीटर दिया है 10 mm, आरपीएम हम लोग को निकालना है, आरपीएम एन है, एन को निकालना है, डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो पाई को अगर हम लोग इधर से वैल्यू पुट कर देंगे तो 22/7 हो जाएगा। तो इधर से इधर हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम लोग प्लीज इसको जब उल्टा करके इसको नीचे करके लाएंगे तो सेम होता है, 22 को अगर नीचे लाएंगे तो सेम होता है ना, तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं 11 से, ओके। 10 से अगर काट देंगे तो हो जाएगा 500, 3 7 21 500 5 10 1050, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। इधर से 33 के 11 से डिवाइड किया, आ गया 10 को से एक जीरो को एक जीरो काट दिया, 2 से इसको अगर 100 को जब काटा तो 50 हुआ, 50 है 73 350 हुआ, 350 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1050 आंसर आ जाएगा। 1050 इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का, इफ cot phi is equal to b बटा a, then cos phi plus sin phi बटा cos phi minus sin phi। तो पहले हम लोग को जानना है sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। sin थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो इधर cot थीटा इज इक्वल टू बोला, cot phi इज इक्वल टू बोला, थीटा का जगह phi है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cot phi इज इक्वल टू होता है आधार मतलब बेस बाय लंब मतलब हाइट, ठीक है। तो ये अगर b होगा, बेस अगर b, अगर हाइट a होगा, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, बोला है बेस मतलब आधार है a, हाइट मतलब হচ্ছে लंब होता है a। तो इसका जो कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरिज्म, होता है लंब स्क्वायर, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं, हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। सर हम लोग को हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हाइपोटेन्यूस जब ऐसे होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर था, जब इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो एच का जगह क्या वैल्यू है, एच के जगह लंब है ए स्क्वायर, बेस में है क्या, बेस में बी है,
तो बेस में बी स्क्वायर, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो जो कर्ण का वैल्यू होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट अरे नहीं रुक जा, लगा मत, मैं अपना कुकर लेके जाता हूँ। सुबह होगा रमेश क्या बना है? और एक क्वेश्चन मार देगा बे। हाँ, तो लंब का क्या मान है? तो इधर है, ये होता है बेस बी, हाइट मतलब लंब होता है ए, अच्छा हाइपोटेनियस है वो होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही समझा दिया हूं कि कैसे आता है। तो कॉट फाई जब बोलता है, कॉट फाई का होता है ये तो इधर पुट करना है कॉस फाई। कॉस फाई का वैल्यू क्या होगा? कॉस फाई होता है बेस बटा आधार बटा कर्ण, मतलब रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब साइन फाई बोला है, साइन फाई का वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब होता है ये, कर्ण होता है इसका प्लस बी स्क्वायर। तो अब लोग देख सकते हैं cos फाई और sin फाई का वैल्यू निकाल के आ गया, सिर्फ इधर पुट कर देना है। cos फाई का वैल्यू है b रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, sin फाई का वैल्यू है ए रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू cos फाई का वैल्यू है सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, इधर से माइनस हो जाएगा, इधर से माइनस हो जाएगा, तो ये होगा साइन फाई का वैल्यू होगा ए बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग देखेंगे इसको एलसीएम लेना है, इसको भी एलसीएम लेना है। एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर में आ जाएगा बी प्लस ए और नीचे आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी माइनस ए। इधर तक आ गया है, तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं बी प्लस ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जब नीचे वाला पार्ट को ऊपर ले जाएंगे तब क्या होता है? तब ये होता है उल्टा हो जाता, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये नीचे चल जाएगा b माइनस ए, तो ये कट जाएगा b प्लस ए बटा b माइनस ए। आंसर निकल के आ गया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉट फाई का क्या होता है? कॉट फाई का होता है बेस बटा लंब। तो उधर से हम लोग निकाल लिया बेस बटा लंब, लंब से बेस और जो आधार और जो लंब था उधर से हम लोग कर्ण को निकाल लिया। निकालने के बाद क्या किया? साइन फाई का वैल्यू और कॉस फाई का वैल्यू निकाल लिया। साइन फाई का वैल्यू क्या होता है? लंब बटा कर्ण, और कॉस फाई का वैल्यू होता है आधार बटा कर्ण। तो उधर से निकालने के बाद ये सिर्फ कॉस फाई का वैल्यू पुट कर दिया और एलसीएम, बहुत इजी है। तो हम जितना हो सके इजी करके हम आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। फिर भी अगर मेरा लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, आप लोगों को हाई लगेगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को बताया कि ये समझ में नहीं है, फिर से समझा दीजिए, तो मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पेपर का, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन हम बोला कि आता है, वो भी क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का है। बोला था लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ 10 मीटर हाई ट्री इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री। एक ट्री का हाइट, ट्री है इधर, इसका हाइट है 10 मीटर,
एंगल ऑफ एलिवेशन बोला 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री एंगल से हम लोग देख रहे हैं। तो इसका जो शैडो का जो लेंथ होता है ना, ये हम लोग को निकालना है। मतलब बेस आधार का जो वैल्यू हम लोग को निकालना है, ये होगा शैडो का लेंथ, इधर से इधर तक होगा शैडो का लेंथ। शैडो को छाया बोलता है ना राजनेश, शैडो को छाया बोलता है। ठीक है। तो इधर से इधर तक होगा लेंथ ऑफ द शैडो, मतलब छाया का जो लेंथ होगा, लंबाई होगा, हम लोग को निकालना है। तो एक इजी फॉर्मूला है, हम लोग निकाल सकते हैं। अगर ए बी सी अगर देंगे तो वैल्यू निकालना है इधर से इसका, तो हम लोग ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू जो भी वैल्यू देता है, अगर 45 डिग्री होता कि 60 डिग्री होता तो इधर हम लोग सेम लिखता tan थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग इसका वैल्यू जानते हैं और इसका वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा का अगर फॉर्मूला पुट करेंगे तो इजीली इसका वैल्यू आ जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू लंब मतलब हाइट बटा आधार, आधार मतलब बेस, मतलब ए बी बटा बी सी। ए बी का वैल्यू होता है 10 मीटर और बी सी का सोच लो, बी सी लिख देते हैं। tan 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3। तो जब BC का वैल्यू निकालेंगे, BC इज इक्वल टू 10√3 मीटर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। BC का मतलब इधर का जो छाया का जो लंबाई है उधर होगा 10√3 मीटर। अगर ये दिया रहता, इसको निकालना पड़ता, तो तब हम लोग क्या करते हैं, सेम लिख देते, tan 30 इज इक्वल टू लंब मतलब ए बी बटा बी सी। ए बी में कुछ नहीं है, बी सी में अगर वैल्यू दिया रहता तो 10√3 हो जाता, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। तो जब हम लोग ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो a√3 हम लोग कर सकते हैं इजीली। अगर नहीं समझ में आया तो इसको पहले इधर ऊपर लेके जाओ, उसका बाद √3, तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर। तो आया कि नहीं, तो आया कि नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग को सिर्फ समझना है। जितना क्वेश्चन था पेपर में, तो करते करते कर पड़ जाएगा। तेरा भी वीडियो एडिटिंग नहीं किया, अभी एडिट करके जाऊंगा अपलोड करने। तो पेपर बहुत इजी था, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि इस पेपर थोड़ा सा हार्ड था। दूसरा जैसे VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, यूआर ऑफ सैटेलाइट सेंटर, इसमें क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, साइंस मैथ बहुत इजी रहता है। लेकिन सतीश धवन स्पेस सेंटर का क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, लेकिन इसका कट ऑफ भी बहुत कम जाता है। तो जितना हो सके मेरा 100% देके आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत करके 2 दिन से मैं ये वाला वीडियो बनाया हूं। आप लोग देख सकते हैं कितना टाइम मेरे को लगा, ठीक है। तो इसका बाद हम लोग और भी अच्छा वीडियो पोस्ट करेंगे, जैसे एनसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो डिस्कस करते रहेंगे। कोई भी अगर मैथ हो तो मैथ का प्रॉब्लम है आप लोग भेज सकते हो व्हाट्सएप में, मैथ का सॉल्यूशन करने के लिए हम कोशिश करेंगे जितना हो सके हमसे। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल्स दे देता हूं, व्हाट्सएप नंबर में जाकर आप लोग डाउट मेरे को बता सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं 8583870223। कोई भी डाउट हो तो आप लोग फोन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज था यही तक। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।